इस कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कशिश ने बोला कि तुम यहीं सो जाओ, मम्मी पापा देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अधीर तो खुद ही यही चाहता था, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता था कि उसके मन में क्या है। कशिश की बात सुनकर वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था, पर वो अकड़ कर बोला, ठीक है, पर ये मैं इस नकली शादी को असली दिखाने के लिए कर रहा हूँ। वैसे भी अगर तुम मेरी बाहों में भी हो तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, कहकर उसने तकिया बेड पर फेंक दिया। कशिश ने चैन की सांस ली। फिर कशिश बेड के एक तरफ बिल्कुल किनारे पर लेट गई। अधीर ने लाइट बंद की और बेड पर दूसरी तरह लेट गया। फिर बेड पर लेटते हुए कशिश के पास आ गया और उसे अपनी बाहों में पकड़कर घसीटते हुए कहा, इस तरह किनारे में लेटोगी तो गिर जाओगी, तुम इधर होकर लेट जाओ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब मुझे छोड़ो, कशिश ने उससे छूटने की कोशिश करते हुए कहा। अधीर अपने स्टाइल से बोला, क्या मेरे इस तरह तुम्हें पकड़ने से तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है? लगता है तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है या खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए तुम इस तरह छोड़ने को कह रही हो। कशिश गुस्से से बोली, किसने कहा कि मैं खुद पर कंट्रोल? मम्मा, मेरा मतलब है मैं इस तरह की नहीं हूँ, पकड़े रखो, मुझे कुछ नहीं होता। अधीर उसके कान के पास होकर बोला, ठीक है, अब सो जाओ, तुमने कहा है पकड़े रहने को तो पकड़ कर ही सोऊंगा। कशिश सोचने लगी, इसे हुआ क्या है, ये त्रिशा के होते हुए ये मुझे क्यों गले लगा कर लेटा है। त्रिशा की याद आते ही उसे गुस्से आ गया। वो बोली, मैं त्रिशा के कारण छोड़ने को बोल रही थी, तुम कल को त्रिशा के लिए मुझे छोड़ने वाले हो, फिर इस तरह करने की क्या ज़रूरत है। वो डरते डरते बोली, लेकिन अधीर कुछ नहीं बोला। कशिश ने उसकी तरफ मुंह घुमाकर देखने की कोशिश की, पर उससे मुड़ा नहीं गया। तभी उसके कान में अधीर की चैन से सोने की आवाज़ आई। तब उसे समझ आया कि वो भी सो गया है। उसकी बाहों में कशिश को वो दिन याद आ रहा था जब ये नशे में इसे इस तरह ही पकड़े हुए चूमे जा रहा था। उस दिन भी इसने छूटने की बहुत कोशिश की, पर इसने इसे अपनी मजबूत बाहों में बांध लिया था और इसके शरीर से कपड़े नोच कर फेंक दिए। उस दिन भी इसके प्यार में डूबी इसने इसे मनमर्जी करने दी थी। क्यों ये हर बार इसे जीतने देती है? उसके प्यार को भूल क्यों नहीं जाती है? उसने इसके कारण इतना सब कुछ झेला है, फिर भी वो इसके चक्कर में फंसती जा रही है। शायद इसे ही प्यार में अंधा होना कहते हैं, पर हर बार वही क्यों झेले। अधीर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लेटी यही सब सोचते हुए सो गई। अगले दिन सुबह जब अधीर उठा तो उसने कशिश को अपनी बाहों में देखा। वो मुस्कुरा दिया। वो कुछ देर लेटकर उसे देखता रहा, फिर उसे आराम से नीचे लिटाया और नहा धोकर नीचे आ गया। ज्योति ने नाश्ता लगवा दिया था। उसे तैयार हुआ देखकर वो बोली, अधीर, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें बताया तो था कि आज मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलाना चाहती थी। अधीर सोचकर बोला, मैं लेडीज के बीच में क्या करूँगा? कशिश यहीं पर है, उसी को मिला देना सबसे। लेकिन वो मेरी बहू है, बेटा थोड़े ही है, सब सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरा बेटा तो आया ही नहीं। वो उदास सी होकर बोली। अधीर उन्हें ऐसे देखकर बोला, चलो मैं आने की कोशिश करूँगा। तब ज्योति खुश हो गई। वो बोली, हाँ ये ठीक है। फिर अधीर काम पर जाने से पहले ऊपर आया और सोती हुई कशिश को देखकर मुस्कुरा दिया। फिर वो मन में ही उसे बाय कहकर चला आया। वो वापस नीचे आया तो सामने पापा मिल गए, तो उसे शौरी की बात याद आ गई। अधीर बोला, पापा आप डॉक्टर शौरी को जानते हैं? शौर्य नाम तो सुना सुना है, क्या हुआ? संजय ने पूछा। अधीर बोला, पापा शौर्य ना कशिश का नोन है, वो दीवान मेडिसिन्स वाले हैं ना, वो उसके पापा हैं। उन्हें लंदन में हार्ट अटैक आया था, अब भी वो हॉस्पिटल में है। क्या आप उसे चेक कर सकते हो? संजय बोले, तुम हद करते हो, इसमें पूछने की क्या बात है? उनसे कह देना वो आ जाए, मैं चेक कर लूँगा। अधीर बोला, ठीक है पापा, कहकर वो कंपनी के लिए निकल पड़ा। कंपनी पहुंचकर उसने शौर्य को फ़ोन किया। एक दो बेल के बाद ही शौर्य ने फ़ोन उठा लिया। हेलो अधीर। अधीर बोला, शौर्य मैंने पापा से बात की थी, तुम अपने पापा को उन्हें दिखा सकते हो। अब थोड़ी देर बाद ले जाना, वो 10 बजे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। थैंक यू अधीर, मैं अभी लेकर जाता हूँ, कहकर शौर्य ने फ़ोन रख दिया और खुद से ही बोला, इतना बुरा भी नहीं है ये, कहकर वो मुस्कुरा दिया। अधीर ऑफिस में बिजी हो गया। नीरज उसे फाइल्स दिखा रहा था। वो एक एक फाइल खुद देख रहा था।
वो हैरान था कि कशिश ने 2 दिन में ही सारी फाइल्स को सेट कर दिया था। ज्योति की 5-6 फ्रेंड्स आई थी। उसने कशिश को बुलाकर उन सबसे मिलाया था। कशिश ने सबको नमस्ते किया और उनके बीच बैठ गई। कशिश, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? एक ने पूछा। कशिश मुस्कुराते हुए बोली, जी मैंने LLB की है और लॉयर फर्म में काम करती थी। अब अधीर के साथ उसकी कंपनी में लीगल एडवाइज़र हूँ। वाह ज्योति, तुम्हारी बहू तो बहुत ही अच्छी और इंटेलिजेंट है, दूसरी बोली। हाँ, मगर अधीर कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? तीसरी ने पूछा। वो इतनी बड़ी कंपनी संभालता है, बहुत बिजी रहता है, वो कहीं फंस गया होगा। आ जाएगा, मेरा बेटा है, वादा किया है निभाएगा भी, ज्योति बोली। तभी डोरबेल बजी। नौकर ने दरवाज़ा खोला। अधीर आया था। कशिश एक अच्छी पत्नी की तरह उसके पास गई और उसे अपने साथ उनके पास ले आई। ज्योति ने सबको अधीर से मिलवाया। अधीर ने सबको नमस्ते की। सबने अधीर को देखा तो आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। इसकी बहू जितना सुंदर है, बेटा उतना ही हैंडसम है, कितने अच्छे लगते हैं दोनों साथ में, एक आंटी बोली। दूसरी बोली, हाँ जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है इनकी। अधीर और कशिश उनकी बातें सुनकर खुश हो रहे थे। उसे अच्छा लग रहा था जब वो उनकी तारीफ कर रहे थे। सबसे ज़्यादा ज्योति खुश थी। वो अपने बेटे बहू की तारीफ जो कर रही थी, सब ऐसे ही बातें करते रहे। फिर सभी चली गई। ज्योति कशिश और अधीर को प्यार से बोली, थैंक यू बेटा, तुमने मेरी इज्जत रख ली। ये सब मैंने अपनी सेखी मारने के लिए किया। मुझे ये हो गया कि मेरे भी बच्चे हैं तो मैं भी सेखी मारूं, पर तुमने मेरा साथ देकर मेरा मान रखा। कशिश बोली, मम्मी अपनों में थैंक यू नहीं कहते, आप हैं तो हम हैं, हम आपके साथ हैं। आपका मान अपमान हमारा मान अपमान है। हाँ जी मम्मी जी। अधीर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। ज्योति ने दोनों को गले लगा लिया। फिर ज्योति कशिश के साथ शॉपिंग जाना चाहती थी तो अधीर भी उनके साथ चल दिया। वो कहीं भी जाता था सबका ध्यान खींच लेता। मॉल में भी सभी लड़कियां उसे ही देख रही थीं। ज्योति और कशिश कपड़े देख रही थी तो अधीर सोफे पर पैर रखकर स्टाइल से बैठ गया। आने जाने वाले की नज़रें उसी पर टिकी थी। उसके बैठने भर से शॉप की रौनक बढ़ गई थी। वो चुपचाप बैठे फ़ोन चला रहा था। अधीर बीच बीच में कशिश को देख लेता था। ज्योति ड्रेस ट्राई करने ट्राई रूम में गई थी और कशिश कुछ ड्रेसेस लिए खड़ी थी। कुछ लड़कियां अधीर के पास आने लगी तो वो उठकर कशिश के पास आ गया और उसके पास होकर उसके कान में बोला, ये ड्रेसेस छोड़ो, वो येलो वाली ले लो, ज़्यादा सेक्सी है, तुम्हें ऐसी ड्रेस में कभी देखा नहीं। सुनकर कशिश ने उस ड्रेस की तरफ देखा और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उन्हें ऐसे देखकर वो लड़कियां पीछे ही रुक गई। अधीर ने कशिश के बाल उसके कान के पीछे किए और स्माइल किया। इतने में वहां ज्योति आ गई। उसने उन्हें ऐसा देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अधीर कशिश प्यारी ही बहुत है, इससे दूर रहा ही नहीं जाता है ना? हाँ जी, अधीर ने मुस्कुरा कर कहा। कशिश उसे देखती रह गई। वो लोग बाहर खाना खाकर वापस अपने घर आ गए। कशिश सारे रास्ते खुद में ही खोई रही। वो सोच रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अधीर ऐसा क्यों कर रहा है। फिर उसे लगा शायद मम्मी को दिखाने के लिए उसने वहाँ ये सब किया होगा। अधीर अपनी ही धुन में मस्त था। उसे कशिश का वो लाल चेहरा याद आ रहा था। वो कार चलाता हुआ शीशे में पीछे बैठी कशिश को देख रहा था। वो मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। वो लोग घर पहुँचे तो रात हो गई थी। ज्योति ने उन्हें आराम करने को कहा। ज्योति ने एक सूट अधीर के लिए और कशिश के लिए कई ड्रेसेस लेकर दी थी। बदले में अधीर ने भी कशिश से कहा कि मम्मी पापा के लिए कपड़े चूज़ करे। उसने भी बढ़िया सी मैचिंग ड्रेस उन दोनों को दी। कशिश वॉशरूम में गई तो उसका फ़ोन बजने लगा। अधीर ने आगे होकर नंबर देखा। उस पर शौर्य का नाम पढ़कर वो चिढ़ गया। उसने कशिश का फ़ोन उठाया, लॉक खोला और नंबर डिलीट कर दिया। वापस फ़ोन वहीं रख दिया। फिर अपने फ़ोन की रिंगटोन सेम कर ली। कशिश बाहर आई तो उसने आते ही फ़ोन देखा पर कोई मिस कॉल नहीं थी। उसने हैरान होकर अधीर से पूछा, मुझे लगा मेरा फ़ोन बज रहा है पर मिस कॉल तो कोई नहीं है। अधीर ने अपने चेहरे के भाव बदले बिना कहा, नहीं वो मेरा फ़ोन बज रहा था, लेकिन रिंगटोन तो मेरे फ़ोन वाली थी। कशिश बोली। अधीर ने उसी स्टाइल में मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, अपने फ़ोन से मेरे फ़ोन पर कॉल करना ज़रा। कशिश ने कॉल की तो उसकी भी वही रिंगटोन थी। वो हैरान हो गई, फिर सिर हिलाते हुए बोली,
ओ आई एम सॉरी कहकर वो शर्मिंदा सी हो गई, लेकिन उसे इस सातिर अधीर की कारस्तानी क्या पता। वो दोनों लैपटॉप पर काम कर रहे थे कि कशिश का फ़ोन फिर बजने लगा। अधीर ने जानबूझकर अपना फ़ोन उठाकर देखा, फिर रख दिया। कशिश ने शौर्य का नाम देखा तो वो सोचने लगी कि वो क्या करे। उसके सामने बात नहीं कर सकती थी, तो वो फ़ोन लेकर बालकनी में चली गई। अधीर को भी लगा कि शौर्य का ही होगा। वो भी धीरे धीरे से उठा और बालकनी और कमरे के बीच वाली खिड़की के पास खड़ा होकर उसकी बातें सुनने लगा। हेलो शौर्य जी, आप वापस आ गए, कशिश ने फॉर्मेलिटी की। शौर्य जानता था कि ये ऐसे ही बात करती है। वो बोला, तुमने तो फ़ोन ही नहीं किया तो सोचा मैं ही फ़ोन करूं। तुम रहती कहाँ हो यार? मैं तुम्हें मिलने तुम्हारे घर गया, एक बार नहीं 4 बार गया। माना कि मैं महीना कह के 2 महीने बाद आया हूँ, लेकिन इस तरह नाराज़ होने का क्या मतलब? ये मीना ने बताया तुम वहाँ नहीं रहती, तुम्हारा नया एड्रेस उसे भी नहीं पता था। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? कशिश को उसके लिए दुख हुआ। वो बोली, मैं भला आपको क्यों अवॉइड करूँगी? आप इतने अच्छे हैं, आपने मेरी इतनी हेल्प की है। मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, मिलकर बात करें। अधीर उसकी बात सुनकर खुद से ही बोला, अच्छा जी, मैंने भी तो इतनी बार हेल्प की है, मुझे तो कभी अच्छा नहीं कहा, मुझसे तो कभी ऐसे बात नहीं की। बड़ी आई इतने अच्छे हैं। ओके, तुम जगह और टाइम खुद ही डिसाइड करो, क्योंकि मेरी वाली शायद तुम्हें पसंद ना आए। सॉरी हंसते हुए बोला। कशिश भी हंस दी और बोली, ठीक है, ऐसा करो, कल दोपहर 1 बजे गोल्डन कॉफ़ी हाउस आ जाना, बैठकर बातें करेंगे। अधीर ने मन में नोट कर लिया, 1 बजे गोल्डन कॉफ़ी हाउस, ओके। सॉरी बोला, ठीक है आ जाना, कैंसिल ना करना। अरे अरे नहीं, पक्का आऊँगी, आप आ जाना कहकर कशिश ने फ़ोन काट दिया। अधीर धीरे धीरे खिसकता हुआ बेड तक पहुँच गया। कशिश कुछ देर बालकनी में खड़ी रही, फिर वो अंदर आ गई। अधीर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। कशिश अपना फ़ोन लेकर बैठ गई। उसे डर था कि अगर अधीर पूछेगा तो वो क्या कहेगी। शौर्य का नाम सुनकर तो ये चिढ़ जाएगा, इसे ना बताना ही बेहतर होगा। सो वो चुपचाप अपना काम करती रही। उसने सोच लिया था कि वो शौर्य को अपनी शादी के बारे में बता देगी। उसे चिंता हो रही थी कि जाने शौर्य कैसे रिएक्ट करेगा। वो नाराज़ भी होगा कि मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं उसे बता दूंगी कि मैं अधीर को बचपन से प्यार करती थी, इसलिए शादी कर ली। अधीर सोच रहा था कि ये खुद बताएगी, पर उसने कुछ नहीं बताया। वो दिल ही दिल चिढ़ रहा था। वैसे तो ये बहुत संस्कारी बनती है, अब अपने पति की पीठ पीछे अपने आशिक को मिलने चली है। मेरे होते हुए उस शौर्य से मिलने जाएगी। ये खुद को समझती क्या है? ठीक है, नहीं बताना तो ना बताए, मेरा कौन सा काम खड़ा है। कोई नहीं, अगर तुम चालाक हो तो मैं भी महा चालाक हूँ। देखता हूँ कैसे मिलती हो। बच्चू, तुम्हारी डेट खराब ना की तो मेरा नाम भी अधीर नहीं। कल मिलते हैं। अगले दिन दोनों एक साथ कंपनी पहुँचे। सारे रास्ते अधीर कार में उसकी वेट कर रहा था कि वो उसे बताएगी, पर कशिश ने कुछ नहीं बताया। अधीर ने 1-2 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन कशिश ने जवाब में हाँ या ना कहा और चुप हो गई। अधीर को गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया। दोपहर को जब कशिश अधीर से पूछने उसके कमरे में गई तो वो कमरे में नहीं था। तो उसने सोचा कि ये तो अच्छा है, अब उसे पूछना भी नहीं पड़ेगा, आने पर बता दूंगी। सोचकर वो गोल्डन कॉफ़ी हाउस पहुंच गई। वो बुक की हुई सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही वेटर पानी का ग्लास रख कर गया। वहाँ से वेटर दूर कॉर्नर में बैठे अधीर के पास गया और धीरे से बोला, काम हो गया सर। अधीर ने उसे जाने का इशारा किया। कुछ देर बाद वहाँ शौर्य भी आ गया। वो आते ही कशिश के पास गया। ऐसा लगा कि वो उससे गले लगा लेगा, पर कशिश ने उससे दूरी बनाते हुए हाथ से दूर कर दिया। शौर्य बोला, बहुत दिन बाद देखा, अब सेहत ठीक लग रही है? चलो मेरी बात मानी तो सही। अधीर फ़ोन पर दोनों की बातें सुन रहा था। वेटर ने वहाँ अधीर का डिवाइस लगा दिया था। कशिश को पता ही नहीं था कि ये होटल अधीर के फ्रेंड का था, और वो अपने फ्रेंड नवीन के साथ कॉर्नर में बैठा सब देख सुन रहा था। वो मन में ही सोच रहा था कि खिला पिला तो मैं रहा हूँ, तभी सेहत अच्छी है, और साला क्रेडिट खुद लिए जा रहा है। नवीन उसे देखकर हैरान सा हो रहा था कि अधीर भी किसी लड़की के लिए इस तरह पॉजेसिव हो सकता है, और वो भी कशिश के लिए, जिसे कॉलेज में ये देखता भी नहीं था। अधीर ने उसे अभी भी शादी की बात बताई नहीं थी।
कशिश टेबल के ऊपर हाथ रखकर आगे को होकर बोली, सॉरी जी, मुझे आपको कुछ बताना है। अचानक से सॉरी ने उसके हाथ पकड़ लिए। कशिश ने छुड़ाने चाहे पर सॉरी ने कसकर पकड़े थे, वो छुड़ा नहीं पाई। सॉरी बोला, देखो मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। जब अधीर ने ये देखा तो उसे कशिश के अबॉर्शन की बात याद आ गई। उसे सॉरी पर और गुस्सा आया। उससे रहा नहीं गया, वो उठकर उनकी तरफ चल दिया। नवीन भी उसके पीछे भाग लिया। उसे डर था कि कहीं ये उस लड़के को पीट ना दे। अधीर ने आते ही सौर्य के हाथों से कशिश का हाथ खींचा और कशिश से बोला, तुमने बताया नहीं कि तुम भी यहाँ आने वाली हो। वो तो मेरी नज़र तुम पर पड़ी तो देखा कि तुम हो, और वो उसके हाथ पकड़कर उसके बगल में बैठ गया। नवीन उसके पीछे उसे देख रहा था। वो वहीं खड़ा हो गया। सौर्य अलग परेशान होकर अधीर को देख रहा था। वो गुस्से में खड़ा हो गया और बोला, अधीर ये क्या बदतमीजी है। कहकर वो कशिश की साइड आया और उसका हाथ खींचकर उसे उठाने लगा। बदतमीजी बदतमीजी तो तुम कर रहे हो, अधीर बोला। तुम, कशिश ने दोनों से अपने हाथ खींचते हुए कहा। अधीर मैं बात कर रही हूँ ना। फिर वो सौर्य से बोली, सौर्य जी आप अपनी सीट पर बैठिए। सौर्य और अधीर ठीक होकर बैठ गए। सब ठीक देखकर नवीन बोला, अधीर मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, ज़रूरत हुई तो बुला लेना। तब अधीर को उसकी याद आई। नवीन रुको, कशिश ये नवीन मेरा फ्रेंड और नवीन ये कशिश मेरी वाइफ। उसने वाइफ सब थोड़ा ज़ोर से कहा था कि सौर्य भी सुन ले, और उसने सुन भी लिया। वो हैरान होकर इन दोनों को देखने लगा। नवीन ने कशिश को कहा, हेलो कशिश, कॉलेज के बाद आज मुलाकात हुई है, वो भी मेरी भाभी के तौर पर। आज की ट्रीट मेरी तरफ से भाभी जी के लिए। नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, कशिश बोली। तो क्या हुआ, फ्रेंड है मेरा, इतना तो कर ही सकता हूँ, अधीर बोला। और फिर नवीन मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। ये सब क्या है कशिश, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, सौर्य बोला। सौर्य जी मैंने आपको यही बताने के लिए यहाँ बुलाया था। मैं आपको बताना चाहती थी कि मेरी अधीर के साथ शादी हो गई है, कशिश बोली। सुनकर सौर्य की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। उसके तो सपने हकीकत तक पहुँचने से पहले ही टूट गए। वो जोर जोर से रोना चाहता था पर सबके सामने वो क्या करता। वो उठा, उसने उन दोनों को बधाई दी और वहाँ से चला गया। कशिश उसे रोकना चाहती थी पर अधीर ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। सौर्य के जाते ही अधीर बोला, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो। मैं तुम्हें बताने गई थी पर तुम कमरे में नहीं थे, कशिश बोली। अधीर गुस्से से उठकर चल दिया। कशिश उसके पीछे चल दी। वो तेज चल रहा था, कशिश को लगभग भागना पड़ रहा था। अधीर ने कार स्टार्ट की और चला गया। कशिश वहाँ पहुँची तब कार उसके पास से गुजर गई। वो उसे देखती रह गई। ये क्यों नाराज हो रहा है, मैं कौन सा इसकी असली पत्नी हूँ, मैं जिससे मर्जी उससे मिल सकती हूँ। उसने टैक्सी ली और कंपनी में आ गई। उसने कमरे की तरफ आते हुए अधीर के कमरे की तरफ झांक कर देखा। वो नीरज को कुछ बोल रहा था। उसकी आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो गुस्से में है, लेकिन कशिश को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो आकर बैठी ही थी कि नीरज आया और उसे एक फाइल देकर बोला, मैडम ये फाइल ले जाकर कोर्ट में आकाश सर को दे देना और उनके साथ केस भी अटेंड करना है, सर ने कहा है। ओके कहकर वो फाइल लेकर निकल पड़ी। उसे अधीर पर गुस्सा आ रहा था। खुद नहीं कह सकता था नीरज को क्यों भेजा। वो अधीर के कमरे के बाहर बिना रुके दंदनाते हुए निकल आई। अधीर का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। उसने नीरज को कशिश के पास भेज दिया पर उसे उम्मीद थी कि कशिश जाने से पहले मिलकर जाएगी। सो वो उसका वेट कर रहा था। फिर उसे उसके कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो एक फाइल उठाकर बैठ गया लेकिन वो दंदनाती हुई निकल गई। अधीर का गुस्सा और बढ़ गया। कशिश आकाश के साथ कोर्ट गई और केस में उसकी हेल्प की। नेक्स्ट तारीख मिली। वापसी पर कशिश ने नीरज को फ़ोन करके बता दिया। नीरज ने कशिश से कहा, मैडम आप सर को फ़ोन कर लीजिए। उसने देखा था कि आज अधीर गुस्से में था। उसे दोनों के रवैये से पता लग गया था कि दोनों की लड़ाइयाँ हो गई हैं। कशिश ने उसकी बात नहीं सुनी और बोली, आप खुद ही बता दीजिएगा, मैं घर जा रही हूँ, कहकर फ़ोन बंद कर दिया। नीरज फ़ोन को देखता रह गया। वो डरता हुआ अधीर के पास गया और बोला, सर वो मैडम का फ़ोन आया था, कह रही थी कि अगली डेट मिल गई है। अधीर गुस्से से बोला,
उसने तुम्हें फ़ोन किया, मुझे क्यों नहीं किया? अब कहाँ है? उसे रिपोर्ट करना चाहिए था। नीरज इन हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या बोलता, वो सिर झुकाए खड़ा रहा। अधीर ने अपना कोट उठाया और उसे बाँह पर रखकर चल दिया। कशिश अपने घर आ गई। लीजा उसे देखकर उसके पास आई। कशिश भी उससे बड़े प्यार से मिली। उसने पूछा, आंटी आप अपने घर हो आई हो, कैसे हैं सब? अब कोई नहीं, एक सिस्टर के सिवा, वो भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई है। उसके मालिक आप जैसे नहीं थे, उन्होंने उसे घर से निकाल दिया, अब अकेली रहती है, लीजा ने बताया। कशिश को बड़ा दुख हुआ। वो बोली, आपके और उनके बच्चे नहीं हैं क्या? लीजा उदास होकर बोली, सब पैसे के लिए होते हैं, मेरा कोई बच्चा नहीं है। हस्बैंड शराबी था तो छोड़ दिया, और सिस्टर का हस्बैंड उसे काम पर लगा गया और आधा पैसा खुद लेता था, बाकी का वो अपने बेटे को दे देती थी, क्योंकि उसको खाना, कपड़ा और रहने के लिए मेरी तरह मालिक देते थे, सो वो सारे पैसे बेटे को भेज देती थी। अब जब से इसका काम छूटा है कोई नहीं पूछता। गोवा में मेरी मम्मी का घर है, वहीं रह रही है। कशिश का दिल किया कि ऐसे बच्चों को पकड़कर पूछे कि जब तुम्हें ज़रूरत थी तो काम आए, तो अब उन्हें ज़रूरत है तो तुम उनकी हेल्प करो, पर उसकी सुनता कौन है? लीजा उसके लिए चाय लेने चली गई और वो अपने कमरे में आ गई। अधीर शाम को घर आया। सीधे कमरे में जाकर कशिश से बोला, तुम कोर्ट गई थी, वहाँ क्या हुआ? बताने की ज़रूरत नहीं है क्या? यही तुम्हारे काम करने का तरीका है? बॉस वहाँ वेट कर रहा है और मैडम घर आकर आराम करने लगी। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। कशिश भी कम थोड़े ही थी। वो बोली, तुम बॉस होंगे अपनी कंपनी में, इस तरह घर में आकर बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नीरज ने जाने को कहा था, सो मैंने उसे फ़ोन करके बता दिया था। कशिश ने भी गुस्से से कहा। सुनकर अधीर को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि ये इसने इसकी डेट खराब कर दी, वो इस बात से नाराज़ है। ये सोचकर उसे सॉरी और फिर वो सब बातें याद आ गई। वो अबॉर्शन की बात भी याद आ गई। वो चिढ़कर बोला, तो घर में क्या बात करूं? ये पूछूं कि तुम मुझे बताए बिना किसी गैर मर्द से क्यों मिल रही थी? कोई देख लेता तो क्या कहता? कशिश को अब और चिढ़ हुई। भला इसे क्या, ये होता कौन है मुझे पूछने वाला? वो भी गुस्से से बोली, गैर मर्द से क्या मतलब है तुम्हारा? दोस्त है वो मेरा, और कोई मामूली आदमी नहीं है। डॉक्टर है तो देखने वाला क्यों कुछ कहता? अच्छा, कौन सा दोस्त या डॉक्टर उस तरह हाथों में हाथ लेकर बात करता है जैसे वो तुम्हारे हाथ पकड़कर बैठा था? साफ लग रहा था जैसे लवर आपस में बात कर रहे हों। अधीर ने अपने दिल की बात कह दी। कशिश को इसके बात करने का तरीका पसंद नहीं आया। वो बोली, क्या लवर? ओ, तो अगर वो मेरा लवर भी है तो तुम्हें क्या? तुम भी तो अपनी उस तृषा के आने की वेट कर रहे हो। अगर हमारी जगह तुम और तुम्हारी तृषा होती तो जाने क्या क्या करते। उस वक्त तुम्हें लोगों की फिक्र नहीं होती। अब सड़ने की बारी अधीर की थी। वो बोला, तुम हर बात में तृषा को क्यों ले आती हो? बात तुम्हारी और उस सौरी की हो रही है। गलती मेरी है, मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर मैं दादाजी को बता देता कि तुम ऐसी लड़की हो तो वे ये शादी कभी होने ही नहीं देते। कशिश को उसकी बात सुनकर अजीब लगा। उसने पूछा, ऐसी लड़की से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हो? अधीर का पारा बहुत चढ़ गया था। वो बोला, क्यों अब एहसास हुआ? ऐसे कह रही हो जैसे तुम बहुत ही सती सावित्री हो, कभी मदन कभी सौरी और पता नहीं कौन कौन। चल फिर भी तुम्हें अच्छा मान लेता, पर जब सुना कि तुमने अबॉर्शन करवाया है, जाने और कितने अबॉर्शन करवाए होंगे, नफरत होने लगी है तुमसे। फिर भी सोचा कि अब हो गया जो होना था, पर तुमने सौरे से मिलकर मुझे फिर वो सब याद दिला दिया। उसकी बात सुनकर कशिश के पैर लड़खड़ा गए। उसे वो वक्त याद आ गया तो उसे चक्कर आ गया। सारा कमरा घूमता हुआ था। उसने दीवार को पकड़ लिया। वो दीवार के साथ खिसकती हुई नीचे बैठ गई। उसकी दुनिया उजड़ गई थी। अधीर उसके बारे में ऐसा सोचता है और वो सोच रही थी कि उनमें प्यार बढ़ रहा है। उसकी आंखों से पानी बह निकला। उसकी हालत देखकर अधीर का दिल भी कांप गया। उसे फील हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया, पर ये ऐसा ही था। गुस्से में भूल जाता है कि क्या कहना है। उसका दिल हुआ कि वो कशिश को उठाकर गले से लगा ले, पर उसके दिमाग ने उसे रोक दिया और इसने सोचा कि गलती इसकी है। ये सौर्य से मिलने क्यों गई? वो अपनी वकड़ में वहाँ से निकल गया और कार लेकर कहीं चला गया।
उनका कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए लीजा को कुछ पता नहीं चला। कशिश कुछ देर ऐसी ही बैठी रोती रही। उसने सोचा था कि वो अपने प्यार से 1 साल में अधीर को अपना बना लेगी, पर अभी 3 महीने ही हुए हैं और उसने ये सब कहा। अच्छा ही हुआ, सब उसने बता दिया। उसकी नज़र में मैं ऐसी लड़की हूँ, कभी सोचा नहीं था। वो रोते हुए उठी। उसने तय कर लिया कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी, इतनी बेइज्जती नहीं करवा सकती, वो भी उससे जिसे उसने 10 साल दिलो जान से प्यार किया है। उसकी बेरुखी कैसे सह सकती है। उसका सूटकेस पैक ही पड़ा था, उसने उठाया और चल दी। उस वक्त वो लीजा वॉशरूम में थी तो उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वो सूटकेस लेकर बाहर आ गई। वहाँ से टैक्सी करके वो अपने घर आ गई। आकर वो अपने बेड पर लेट गई। वो बहुत रोई। अभी वो अपने बच्चों के जाने का दुख नहीं भुला पा रही थी कि जब अधीर ने ये नया जख्म दे दिया। उसके कान में अधीर के शब्द गूंज रहे थे। रात को डिनर के लिए लीजा कशिश को बुलाने उसके कमरे में गई। उसने कई आवाज़ें दी। जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने कमरा खोल कर देखा, अंदर कोई नहीं था। उसने सोचा कि दोनों खाना खाने बाहर गए होंगे, सो वो आराम से जाकर लेट गई। करीबी 11 बजे अधीर वापस आया। उसका गुस्सा कुछ शांत हो गया था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर लीजा भी बाहर आई। वो उसे अकेले आया देख बोली, सन, कशिश कहाँ है? वो अपने कमरे में होगी, मेरे साथ नहीं है। अधीर अब भी गुस्से में था। क्या? लेकिन कमरे में तो वो नहीं है। मैंने इतनी आवाज़ें लगाई, फिर अंदर जाकर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लीजा बोली। अधीर को अब थोड़ी चिंता हुई। वो भागकर ऊपर गया। कमरा सच में खाली था। उसने देखा कि कशिश का सूटकेस भी वहाँ नहीं था। उसे अब एहसास हुआ कि उसने कितना गलत किया। उसे कशिश की दीवार के पास बैठी रोती की फ़ोटो आंखों के सामने आने लगी। उसे बेचैनी हो गई। उसने ज्योति को फ़ोन किया। हेलो मम्मी, सब ठीक हैं? पापा ठीक हैं? हाँ बेटा, यहाँ तो सब ठीक है। तू बता, कशिश कैसी है? आना फिर कभी उसे लेकर, ज्योति बोली। हाँ जी मम्मी, ज़रूर आएंगे, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसे पता चल गया कि वो वहाँ नहीं है तो वो बाहर निकल आया। उसने शहर की सारी सड़कें और गलियां छान मारी, पर कशिश नहीं मिली। तब उसे मीना की याद आई। उसने मीना को फ़ोन किया। मीना उस वक्त अतुल से मिलकर आ रही थी। मीना ने अधीर का नंबर देखकर उठा लिया। हेलो अधीर, क्या हाल है? आज कैसे याद किया? मीना बोली। मीना, कशिश कहीं चली गई है, मिल नहीं रही है, तुम्हारे साथ तो नहीं है? अधीर ने बेचारा सा बनकर पूछा। मीना ने हैरानी से पूछा, क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? कहाँ चली गई वो? तुमने ऐसा क्या कहा? तुम कहाँ हो? अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं अभी आती हूँ। अधीर ने उसे अपनी लोकेशन सेंड कर दी। मीना ने देखा वो करीब ही थी। वो कुछ देर में उसके पास पहुँच गई। अधीर बेचैन हो रहा था। उसे आस थी कि वो मीना के पास गई होगी, लेकिन जब उसके पास भी नहीं है तो कहाँ गई? 10 बजने लगे थे और कशिश का पता ही नहीं था। मीना को देखकर वो उसके पास आया। तब उसने पूछा, मीना देखो, मजाक मत करना, सच बताओ, क्या तुम्हें सच में पता नहीं कि कशिश कहाँ है? मीना आते ही बोली, तुम मुझसे पूछ रहे हो? कशिश की कोई भी बात मेरे लिए मजाक नहीं हो सकती। उसकी तुमसे शादी हुई थी, तुम बताओ कहाँ है वो? अधीर अब निराश हो गया। गलती मेरी है, मैं उसके शौर्य से मुझे मीना बताए मिलने से गुस्सा हो गया। मैंने कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। गुस्से में खुद को भूल जाता हूँ मैं। प्लीज़ उसे ढूंढ दो। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।